12 के इतिहास की बुक का चैप्टर 11 जिसका नाम है 1857 एक पुंडावलोकन। इस चैप्टर में हम 1857 ईस्वी के विद्रोह को देख रहे थे। इसमें हमने विद्रोह की पृष्ठभूमि को देखा, विद्रोह के कारणों को देखा, विद्रोह के केंद्र को हमने देखना स्टार्ट कर दिया था। विद्रोह की शुरुआत को हमने देखा कि विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, और विद्रोह की जो तिथि थी, निश्चित तिथि, उस तिथि में विद्रोह की शुरुआत नहीं हो पाई और इसका कारण भी हमने देखा कि विद्रोह की शुरुआत कैसे और किस स्थिति में हुई। हम इससे पहले हम मेरठ के विद्रोह को देख चुके थे, दिल्ली के विद्रोह को देख चुके थे, कानपुर के विद्रोह को देख चुके। आज का जो वीडियो उसमें हम अवध में विद्रोह की स्थिति को देखेंगे। तो अवध जो था वो बहुत बड़ा एक देशी राज्य था जिस पर हमेशा से ही अंग्रेज़ों की नज़र थी, और लॉर्ड वेलेस्ली ने भी और लॉर्ड डलहौजी ने भी, दोनों ने ही अपने अपनी नीतियों यानी कि सहायक संधि की नीति भी यहाँ पे थोपी गई और राज्य हड़प की नीति भी यहाँ पे आजमाई गई, और दोनों ने ही अपनी अपनी नीतियों के तहत अवध को अपने कब्जे में लिया। तो हम देखेंगे कि कैसे अवध पर अत्याचार किए गए अंग्रेज़ों के, और किस तरह से अवध के लोगों में असंतोष व्याप्त हुआ और उनका असंतोष किस तरह से 1857 ईस्वी के विद्रोह में फूटा। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का वीडियो। 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध पर सहायक संधि थोपी। इससे वहाँ के नवाब की निर्भरता अंग्रेज़ों पर बढ़ती गई। मतलब क्या है, 1801 ईस्वी में जब डलहौजी ने अपनी नीति सहायक संधि की नीति के तहत नीति अंग्रेज़ों वहाँ के नवाब के साथ की, तो वहाँ के नवाब को बहुत ज़्यादा बाध्य किया गया कि वो जो अंग्रेज़ सैनिक है उसको वो उस देशी रियासत में यानी कि अवध में रहना पड़ेगा, और उस सेना का सारा वहन जो है वो अब नवाब के कंधों पर आ जाएगा। नवाब से अब सारे दीवानी मामले छीन कर अंग्रेज अपने पास रख लेंगे और नवाब के पास अब सिर्फ कर्तव्य बच जाएगा। तो इस तरह से सहायक संधि की नीति के तहत लॉर्ड वेलेस्ली ने 1801 ईस्वी में ही वहाँ के नवाब को दबाना शुरू कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि अवध की ज़मीन ब्रिटिश उद्योगों के लिए आवश्यक कपास एवं नील खेती के लिए उपयुक्त थी। चूँकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, वहाँ का वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है और उसके वस्त्र उद्योग के लिए उसे कच्चे माल के रूप में कपास और नील की आवश्यकता है। तो ये जो कपास और नील की आवश्यकता की पूर्ति भारत में से किया जा रहा है, और भारत में अवध चूँकि एक बहुत बड़ा प्रांत है और यहाँ के किसानों को कपास और नील की खेती के लिए विवश किया जा रहा है। साथ ही यह निर्मित माल की खपत के लिए उपयुक्त बाजार भी था। मतलब वहाँ से यानी कि ब्रिटेन से जो भी तैयार माल भारत आ रहा था वो भारत आकर अवध में उसकी खपत हो रही थी, यानी कि अवध के बाज़ार में उसको बेचा जा रहा था। अतः अंग्रेज अवध पर गिद्ध दृष्टि रखते थे और उसे किसी भी तरह हड़पना चाहते थे। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने कह दिया था कि यह चेरी का फल एक दिन मेरे ही मुंह में आकर गिरेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि लॉर्ड डलहौजी ने 1851 ईस्वी में ही बोल दिया था कि मैं इसे हड़प कर ही रहूँगा। इसके बाद कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। मतलब जितने भी देशी रियासत हैं उनको दो नीतियों के तहत ब्रिटिश राज्य में मिलाया जा रहा था। एक तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति थी और दूसरी लॉर्ड वेलेस्ली की राज्य हड़प की नीति थी। तो राज्य हड़प की नीति में यहाँ पे अवध पर यह आरोप लगाया गया कि यहाँ का शासन जो है यहाँ के नवाब के द्वारा ठीक तरह से नहीं चलाया जा रहा है, और कुशासन का यह आरोप लगाकर हड़प लिया गया अवध को और ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया। तो वहाँ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इनको कलकत्ता भेज दिया गया निष्कासित करके, और अंग्रेजों ने साथ ही यह भी दलील दी कि लखनऊ में नवाब अलोकप्रिय हैं, जबकि यह आरोप सरासर गलत था। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि जब नवाब को कलकत्ता निष्कासित कर दिया, कलकत्ता ले जाया जा रहा था, तो जनता जो थी वो दोनों सड़क के दोनों किनारों पर खड़ी हुई आंसू बहा रही थी, और वो अपने जो नवाब है उनको जाते हुए देख रही थी, और नवाब के पीछे पीछे वो जनता भी वहाँ तक गई जहाँ तक नवाब को ले जाया गया। तो इस बात को देखकर यह कहा जा सकता है कि नवाब जो है वहाँ पे अपनी जनता के बीच में अलोकप्रिय नहीं था, बहुत लोकप्रिय था, और इसीलिए अवध पर जो नवाब के द्वारा कुशासन का आरोप लगाया गया वो भी गलत था। इसके बाद नवाब के जाने एवं कुशासन के आरोप लगाकर जब अवध को हड़प लिया गया तो उससे समस्त अवध में असंतोष व्याप्त हो गया। नवाब का जाना अवध की एक संस्कृति का खत्म होना था।
दरबार में रहने वाले संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों आदि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छीन गई थी। मतलब जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया तो वहाँ पर बादशाहत जो थी वो ख़त्म हो गई। नवाब का जो एक शान शौकत होता है वो अब ख़त्म हो गया, जो कि अवध की संस्कृति रही थी हमेशा से। और नवाब जो है अपने संस्कृति के तहत ही अपने राज दरबार में बहुत सारे संगीतकारों, नर्तकियों, कवियों और कारीगरों को रखते थे जो समय समय पर अपना कौशल का प्रदर्शन करते थे। तो यहाँ दरबार जो है वो हमेशा इन लोगों से भरा रहता था, लेकिन जैसे ही नवाब को निष्कासित किया गया तो ये सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। तो इस तरह से ये लोग भी असंतोष में थे, इनमें भी क्रोध था कि जो भी हुआ है उनके साथ उसका जिम्मेदार ये ब्रिटिश सरकार ही है। इसके बाद हम देखेंगे कि अवध पर कुशासन का आरोप लगाए जाने और उसे ब्रिटिश राज्य में हड़पने के बाद किन किन लोगों में और असंतोष है। तो हम देखेंगे कृषकों और तालुकेदारों में असंतोष किस लिए था और इसका पीछे क्या कारण था। नवाब के जाने से जनता के साथ साथ अवध के तालुकेदारों को भी आघात लगा था। इनके पास हथियारबंद सिपाही होते थे। कुछ बड़े तालुकेदारों के पास 12,000 तक सिपाही थे। इनके ये विशेष अधिकार छीन लिए गए। एकमुश्त बंदोबस्त लागू होने से भी उन्हें नुकसान हुआ। तालुकेदारों से ज़मीन का मालिकाना हक छीनकर वास्तविक मालिकों के हाथों में सौंप दिया गया। अतः अब सीधे कृषकों से कर वसूले जाने लगे। मतलब क्या है कि जब वहाँ से नवाब की बादशाहियत ख़त्म कर दी गई और ब्रिटिश राज्य में अवध को मिला लिया गया तो बहुत सारे और भी परिवर्तन किए गए वहाँ। जैसे एक परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ के जो तालुकेदार थे उनसे उनका अधिकार छीन लिया गया। अब क्या है कि ये तालुकेदार पहले नवाब के समय में क्या करते थे कि इन तालुकेदारों को ही ज़मीन से राजस्व वसूल करने का अधिकार होता था, और ये जो ज़मींदार होते थे, जो तालुकेदार होते थे, ये अपने सेना भी रखते थे और ये अपने सेना से आवश्यकता पड़ने पर बादशाह की मदद करते थे। लेकिन जब अवध से बादशाहियत ख़त्म कर दी गई तो इनसे भी, यानी कि ज़मींदारों और तालुकेदारों से भी इनके अधिकार छीन लिए गए। अब ये ना तो अपनी सेना रख सकते थे और ना ही राजस्व वसूल कर सकते थे, क्योंकि अब ये एक मुफ्त बंदोबस्त की जो प्रथा थी वो भी ख़त्म कर दी गई थी। और अब सीधे जो टैक्स वसूलने का काम होता, राजस्व वसूलने का काम होता था, वो अब ब्रिटिश सरकार सीधे कृषकों से करने लगी थी। यानी कि कृषक और ब्रिटिश सरकार के बीच का जो ये एक पद होता था तालुकेदारों का, वो पद ही अब हट चुका था, जिससे कि इनके अधिकार छीन गए और इन्हें बहुत नुकसान हुआ। इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। वस्तुतः यहाँ तालुकेदारों एवं कृषकों तालुकेदार एवं कृषकों के बीच एक निष्ठा एवं संरक्षण का बंधन था। कृषक अपने उत्पीड़न के बावजूद इन तालुकेदारों से प्रसन्न थे, क्योंकि विवाह या तीज त्योहारों के अवसर पर इन कृषकों को कर्जा और मदद मिल जाती थी। अब अंग्रेजों से तो उत्पीड़न के अलावा और कोई उम्मीद कृषकों को बची नहीं थी। इससे एक और तालुकेदार अंग्रेजों से असंतुष्ट हुए, दूसरी ओर अवध के कृषकों में भी असंतोष था। देखिए, जब अवध की बादशाहियत ख़त्म कर दी गई और अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया तो इसका एक नुकसान ये हुआ कि वहाँ के तालुकेदारों से उनके अधिकार छीन लिए गए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिसमें कि हम देखते हैं कि कृषकों में भी असंतोष है। कृषकों में असंतोष क्यों है? कृषकों और तालुकेदारों के बीच में एक निष्ठा थी, एक बंधन था। कैसे? क्योंकि भले ही ये ज़मींदार जो हैं वो कर वसूली के समय में अत्याचार करते थे, थोड़ी कठोरता बरतते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कृषकों और तालुकेदारों के बीच में एक रिश्ता था, एक बंधन था। जब भी कभी कृषकों की आवश्यकता होती थी, ये तालुकेदारों से कर्ज ले लिया करते थे, उनके पास अपनी ज़मीनें गिरवी रख लिया करते थे। उनको जो भी हो ब्याज पे ही, लेकिन उन्हें कर्ज मिल जाता था, उन्हें सहायता मिल जाता था। लेकिन अब ये जो स्थिति हो गई है जहाँ से तालुकेदारों को हमेशा के लिए हटा दिया गया है और सीधे संबंध जो है ब्रिटिश सरकार से केस कर दिया गया है, तो क्या ये कृषक कभी भी आवश्यकता पड़ने पर अपना दुखड़ा लेकर ब्रिटिश सरकार के पास तो जा नहीं सकते थे? ब्रिटिश सरकार से उन्हें सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न के अलावा कुछ मिलने की उम्मीद तो थी नहीं। इसीलिए अवध से बादशाह को हटाने के बाद, वहाँ के नवाब को निष्कासित करने के बाद, वहाँ के तालुकेदारों के साथ साथ वहाँ के कृषक भी इससे बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट थे।
ये असंतोष की जो लहर है ये सिर्फ वहाँ के देशी लोग जो हैं, वहाँ की जनता है उनके साथ या फिर तालुकेदारों के साथ या फिर कृषकों के साथ ही नहीं थी, और भी कुछ ऐसे वर्ग थे जिनसे कि ब्रिटिश सरकार से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे, और इन सब ने मिलकर अवध में क्रांति का बिगुल फूंका था। तो और ऐसे कौन से लोग थे जो कि ब्रिटिश सरकार की इस नीति से असंतुष्ट थे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, लेकिन अवध में विद्रोह को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।